नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने करा था क्वेश्चन पेपर ऑफ एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का 22 दिसंबर 2021 को आया हुआ क्वेश्चन पेपर, और हमने कंप्यूटर से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करे थे। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एपीएस। ये था 23 दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस पूछा जाता है, जैसे कि आर ओ कंप्यूटर असिस्टेंट, एपीएस, प्राइवेट सेक्रेटरी एट्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये यूज़ होती है इंटरनेट में, मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है, सभी जानते हैं। जो हम यू आर एल टाइप करते हैं उसके आगे ये प्रोटोकॉल लगा रहता है, तो ये इंटरनेट पे यूज़ होता है। एफ जो होता है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट पे फाइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए ओवर द नेटवर्क, इसको हम यूज़ करते हैं। आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसका नाम ही इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो इंटरनेट से संबंधित है। अब आ जाता है एस टी पी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इसका यूज़ दोस्तों होता है लैन में। ये प्रोटोकॉल लैन में यूज़ होती है, लोकल एरिया नेटवर्क में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस टी पी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन यूजिंग द डैश नंबर सिस्टम। तो जो कंप्यूटर्स होते हैं हमें पता है केवल ज़ीरो और वन वन को समझते हैं, और ज़ीरो और वन की लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइनरी। और जो हम डेली लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एटसेट्रा करते हैं। जो है ऑक्टल होता है इसका बेस 8 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है, और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। हेक्साडेसिमल में एक चीज़ ध्यान रखने लायक ये है कि 0 to 9 को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे नॉर्मल नंबर्स को करते हैं, और उसके बाद जो 10 होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी, 14 को ई, और 15 को एफ से। कभी कभी ये भी पूछ लेता है द वैल्यू ऑफ 15 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज, तो उसका आंसर रहेगा एफ। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट। तो यहाँ पे सेल कंटेंट आ रहा है, यानी कि एक्सेल की बात हो रही है। यहाँ पे एक्सेल की बात हो रही है, तो किस तरह से हम एक्सेल के सेल में जो है डेटा एंटर कर सकते हैं। प्रेस द एल्ट की, प्रेस F2 की, डबल, यहाँ पे होगा डबल क्लिक ऑन द सेल, डबल क्लिक ऑन द सेल, और क्लिक द फॉर्मूला बार। तो देख लेते हैं किस किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये एक एक्सेल शीट है और यहाँ पे नीचे सेल्स हैं, उसमें डेटा पड़ा हुआ है, इंडिया, जापान, अमेरिका और फ्रांस। तो जैसे इस सेल को मैंने सेलेक्ट करा इंडिया, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है कर्सर, यानी कि यहाँ पे हम डेटा इनपुट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। अब दूसरा इन्होंने बोला है F2, क्या F2 से हो सकता है, F2 दबाया फिर से ब्लिंक करने लग गया यहाँ पे, यानी इसका मतलब है हम F2 से भी कर सकते हैं इसमें डेटा एंटर। इसके बाद था क्लिक द फॉर्मूला बार। ये जो बार होती है इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ फॉर्मूला बार पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वहाँ पे लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन ठीक है। और जो हमारा एक और ऑप्शन है प्रेस द एल्ट की, तो एल्ट की दबाने पे क्या हो रहा है, दोस्तों कुछ नहीं हो रहा, यानी ये अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ पे डेटा एंटर करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रेसिंग द एल्ट की, यानी अगर हम एल्ट की को दबाएंगे तो वो डेटा एंटर नहीं होगा, बाकी तीन से होगा। यानी फॉर्मूला बार को आप क्लिक करके कर सकते हैं, F2 की को प्रेस करके कर सकते हैं, या फिर जो सेल है उस पर डबल क्लिक करके कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर कैन नॉट बी अल्टर्ड। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें जब तक करंट रहता है या वोल्टेज रहती है तब तक ये डेटा होल्ड करती है, करंट वोल्टेज जाने के बाद इसमें से डेटा जो है वो चले जाता है। तो अल्टर तो हो रही है ये, क्योंकि डेटा इसमें से डिलीट और लोड हो रहा है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा अभी। इसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी, यानी इसमें हमारे जो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, या फिर पेन ड्राइव,
मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव, ये सब इसमें आती हैं। तो इसमें भी डेटा अल्टर होता है, हम कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसमें से। रीड ओनली मेमोरी, जैसे इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, केवल इसमें से जो है डेटा वो रीड किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम। अब रोम क्या होती है एक बार समझ लेते हैं। रोम एक चिप होती है, इसमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस फीड किए जाते हैं जो कि सिस्टम को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं और बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि सिस्टम को एकदम ऑफ होता है उधर से ऑन करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो परमानेंट इसलिए दिए जाते हैं और इसको डिलीट इजीली नहीं किया जा सकता। इसके कई सारे टाइप्स आगे डेवलप हुए थे, तो उसके बारे में कभी और पढ़ेंगे। फिलहाल जो इसका आंसर है वो हो जाएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि हम इस पे विजुअल्स देखते हैं। प्रिंटर में हमें प्रिंट मिलती है, हार्ड कॉपी मिलती है, उसको आउटपुट बोलेंगे, आउटपुट हो गया। स्पीकर हमें आउटपुट देता है साउंड का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड से हम जो भी कीज प्रेस करते हैं तो डेटा जो है वो इनपुट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। These supply information to computers or convey information to the outside world. तो इनपुट आउटपुट डिवाइस बिल्कुल कंप्यूटर को डेटा देती हैं और जो कंप्यूटर प्रोसेस करके डेटा देता है उनको वो भी करती हैं, यानी हमारा जो इंफॉर्मेशन है उसको कंप्यूटर को कन्वे करती हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पेरीफेरल डिवाइसेस, बिल्कुल इनको पेरीफेरल डिवाइसेस भी कहा जाता है। थर्ड है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरफेस। दोस्तों इंटरफेस एक ऐसा समझिए कि एक पुल की तरह होता है ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में। हम कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस की वजह से ही तो इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जब डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट डिवाइस से देते हैं और कंप्यूटर उस डेटा को इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। तो इसका आंसर ये भी ठीक है। लेकिन जो दे आर पार्ट ऑफ सीपीयू, वो सीपीयू के पार्ट नहीं होते हैं, उसको अलग से लगाया जाता है, इसलिए उसे पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दे आर पार्ट ऑफ सीपीयू बट दे आर द पार्ट ऑफ सीपीयू। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल। एचटीएमएल की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेब पेजेस वगैरह जो डिज़ाइन करते हैं हम वो एचटीएमएल में करते हैं और सबसे ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज है ये टू डिज़ाइन अ वेब पेज। एट्थ है, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज बाय एप्पल डिवाइसेस इज। जो एप्पल की डिवाइसेस हैं वो क्या यूज़ करते हैं, सोलेरिस नहीं, सोलेरिस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था ओरेकल के द्वारा। लिनक्स क्या है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ये टेक्स्ट की फॉर्म में कमांड्स वगैरह लेता है और आउटपुट भी उसी तरह से दिखाता है। जबकि जो iOS है वो एप्पल का डेवलप किया हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें किसमें मिलता है, आईफोन्स में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा iOS। इसी तरह से एंड्रॉयड किसका है, गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू रीनेम द फाइल। मतलब फाइल को रीनेम करने के लिए कौन सी की का यूज़ होता है। तो दोस्तों जो हमारा F5 है वो यूज़ होता है रिफ्रेश करने के लिए, आइकन्स वगैरह को रिफ्रेश करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, या फाइल को रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर नहीं होगा। F12 हम कहीं भी यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या एक्सेल है, तो अगर हम F12 प्रेस करेंगे तो वो ऑप्शन देता है फाइल को फाइल सेव एज का ऑप्शन। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। अब यहाँ पे अगर हम दबाएं F12, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है सेव एज का, यहाँ पे ये देखिए सेव एज। तो सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है, F12।
जो F8 है दोस्तों वो यूज़ होता है हमारा इनिशियली बायोस या फिर बूट मेन्यू ऑप्शन को खोलने के लिए। जब कंप्यूटर जस्ट ऑन हो रहा होता है और हम F8 की दबाते हैं तो बूट मेन्यू या बायोस ऑप्शन इसमें से ओपन हो जाते हैं। ठीक है। जबकि जो F2 है वो रीनेम के लिए यूज़ होता है। किसी फ़ोल्डर पे आप एक बार क्लिक करके F2 दबाएँगे तो उसका जो रीनेम का ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा और आप उसे किसी भी नाम में चेंज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा F2 फॉर रीनेम। ठीक है। 10th क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑड वन आउट। तो सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर्ट्रैन फार्मूला ट्रांसलेशन ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पास्कल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जबकि ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये ओरेकल एक कंपनी है, उसका ये प्रोडक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरेकल। On Windows, what is the command set the entire text? Select the entire text. तो कंट्रोल सी हमें पता है कॉपी के लिए होती है। कंट्रोल बी किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होती है। कंट्रोल यू किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए होती है। जबकि कंट्रोल ए यानी कंट्रोल प्लस ऑल समझ लीजिए इसको, इससे यानी सारा जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया कंट्रोल प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ मालवेयर? इनमें से कौन सा एक मालवेयर नहीं है? सबसे पहले समझ लेते हैं मालवेयर क्या होता है। मालवेयर दो वर्ड से मिलकर बना है, मलेशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर, मलेशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचा सकते हैं, आपका डेटा चोरी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कई टाइप के होते हैं, जैसे वॉर्म हो गया, ट्रोजन हो गया, बैकडोर हो गया, की लॉगर हो गया, वायरस हो गया। तो जो मालवेयर है वो एक अम्ब्रेला टर्म है और इसके अंडर काफ़ी सारे जो हार्मफुल सॉफ्टवेयर हैं वो आते हैं, जैसे वॉर्म, ट्रोजन, बैकडोर और बाकी मैंने आपको बताया। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वॉर्म। वॉर्म एक मालवेयर है बिल्कुल। ट्रोजन भी एक मालवेयर है, बैकडोर्स भी एक मालवेयर है। जबकि नोगट क्या है? नोगट वैसे तो एक स्वीट डिश होती है, बट ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन है, एंड्रॉयड 7.0। गूगल जो अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स निकालता है उसको डेजर्ट्स का नाम देता है, स्वीट डिश का। तो ये नोगट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ द डेवलपर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? तो हमको पता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब का जो डेवलपर है वो है टिम बर्नर्स ली। What is the numerical label that is connected to a computer network for communication known as? तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जो आईपी एड्रेस होता है वो न्यूमेरिकल होता है। और आईपी एड्रेस क्या होता है? जैसे कि कोई वेबसाइट है www.google.com, ये जो है ये क्या है? एक डोमेन नेम है और ये डोमेन नेम एक आईपी एड्रेस से कनेक्ट रहता है। और आईपी एड्रेस जो होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है और 3 डॉट से सेपरेट होता है। जैसे कि 127.0.0.1। ठीक है। इसमें 4 नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स की रेंज जो होती है वो ध्यान रखिएगा, 0 से 255 रहती है। ठीक है। यानी ये जो वैल्यू होगी, ये चारों वैल्यू जो अंडरलाइन मैंने कर रखा है, इनकी वैल्यू 0 से 255 के बीच में ही हो सकती है IPv4 सिस्टम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या फिर आईपी एड्रेस। इस डोमेन नेम को जो सिस्टम ट्रांसलेट करता है आईपी एड्रेस में उसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। हु डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर? चार्ल्स बेबेज, हमें पता है इसे बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर।
अडागस्ता इनका नाम आता है चार्ल्स बेबेज के साथ इन्होंने काम किया था एनालिटिकल इंजन पे, और इन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है और पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। हरमन होलर इन्होंने एक टेबलेटिंग मशीन बनाई थी, पंच कार्ड टेबलेटिंग मशीन, जिसका यूज़ किया गया था यूएस सेंसस में, यानी यूएस में जो जनगणना हुई थी उसके डेटा को प्रोसेस करने के लिए इसका यूज़ किया गया था। जबकि जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था वो बनाया था ब्लेज पास्कल ने। इसको एडिंग मशीन भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एडिंग मशीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट फुली कंप्यूटराइज्ड विलेज लोकेटेड। इसका सही आंसर है दोस्तों केरला। केरला जो हम जानते हैं लिटरेसी रेट में भी सबसे आगे है, तो उस तरह से इसमें गैस भी किया जा सकता था, और बाकी ये जीके का थोड़ा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा केरला ही इसमें फर्स्ट विलेज है केरला में जो फुली कंप्यूटराइज्ड है। द टेक्निकल प्रॉब्लम Y2K इज नोन एज द। अब Y2K क्या था, के को हम लिखते हैं जैसे 1000, वाई का यहाँ मतलब है ईयर, और टू यानी ईयर 2000 क्या बग था, ये हमको बताना है। तो दोस्तों क्या होता था, ईयर 2000 से पहले जो ईयर होते थे वो 2 डिजिट में जो स्टोर किए जाते थे कंप्यूटर में। जैसे मान लीजिए 1996 है, इसको हम 96 की तरह सेव करते थे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जब साल 1999 आने वाला था और उसके बाद साल 2000 आने वाला था, तो लोग सोच रहे थे कि क्योंकि जो मैकेनिज्म बनाया गया था वो 2 डिजिट नंबर के हिसाब से बनाया था ईयर को सेव करने के लिए, तो अब 99 के बाद क्या आएगा, 00 आएगा, फिर तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको इससे क्या हो सकता था, बहुत सारे कंप्यूटर क्रैश हो सकते थे, पूरा बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो सकता था, और भी जो भी डेटा थे जिसमें डेट की रिक्वायरमेंट होती थी वो सब गलत तरह से फंक्शन कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, कंप्यूटर के जो जानकार थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉफ्टवेयर पैच के थ्रू पहले से ही फिक्स कर दिया था। तो इसको बोलते हैं Y2K प्रॉब्लम या फिर मिलेनियम बग। इसका दूसरा नाम है मिलेनियम बग। करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलेनियम बग। एरियन 5 बग क्या था दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने एक रॉकेट लॉन्च करा था जो उसकी स्पेस एजेंसी है, तो इसमें 64 बिट का एक वेरिएबल था जो कि बड़ा वेरिएबल था। इसको इन्होंने 16 बिट के वेरिएबल साइज में स्टोर करने की कोशिश करी। ये मैं बहुत लेमैन टर्म में आपको बता रहा हूँ, मतलब इस तरह से हुआ था। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी से संबंधित है, जिसकी इस प्रॉब्लम के कारण ये रॉकेट जो है इनका क्रैश कर गया था। पेट्रियट मिसाइल बग। पेट्रियट मिसाइल बग यूएस का एक मिसाइल था जो इन्होंने कहीं पे लॉन्च करा था। इसमें क्या हो रहा था, राउंडिंग ऑफ हो रही थी। जैसे मान लीजिए जहाँ पे भी डेटा रिक्वायर्ड होगा, मान लीजिए 100.01 है, तो उसे राउंड ऑफ करके वो 100 कर दे रहा। लेकिन यही चीज़ बार बार होने लगी तो डेटा की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और जो टारगेट था मिसाइल का वो अपने टारगेट से काफ़ी ज़्यादा दूर जाके लगी मिसाइल। तो इसको बोलते हैं पेट्रियट मिसाइल बग, क्योंकि ये राउंडिंग ऑफ कई बार होगी तो डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे आपको। बाकी गंगम स्टाइल बग ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। इसमें हुआ क्या था कि जो यूट्यूब वीडियो थी, आपने सॉन्ग सुना होगा गंगम स्टाइल, उसके जो व्यूज़ थे वो यूट्यूब की लिमिट से ज़्यादा हो गए थे। मतलब यूट्यूब जितने नंबर्स में व्यूज़ दिखा सकता था उस टाइम पे, इसके व्यूज़ उससे ज़्यादा हो गए थे, तो व्यूज़ उसके उस टाइम फ्रीज हो गए थे, क्योंकि जो यूट्यूब का स्टोर करने का तरीका था वो इतने ज़्यादा नंबर को स्टोर करने के लिए नहीं बना था। उसके बाद फिर यूट्यूब ने क्या करा, इसको चेंज करा, और फिर अब जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा आने लग गई व्यूज़ की। मतलब और ज़्यादा नंबर्स में व्यूज़ को दिखाया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो ये हमने कल भी करा था, जो लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक, जो हम डेली लाइफ में अपने कंप्यूटर यूज़ करते हैं अपने जनरल पर्पस कामों के लिए, उनको हम माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर। जबकि क्यूबिट आई गेस क्वांटम कंप्यूटर से संबंधित है। तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हाट इज द शॉर्टकट टू हाइड अ रो। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो को हाइड करने के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+9। जैसे कि ये रो है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, Ctrl+9, तो ये हाइड हो गई। अब इसको वापस लाने के लिए Ctrl+Shift+9 का यूज होता है, यानी हाइड करने के लिए Ctrl+9 और अनहाइड करने के लिए Ctrl+Shift+9। देखिए वापस आ गई। और Ctrl+1 जो होता है वो फॉर्मेटिंग का होता है, फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट की होता है। ये खुल गया फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। ठीक है, Ctrl+1 होता है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, जबकि Ctrl+9 से क्या करते हैं हम, हाइड और अनहाइड सेल्स को, रो को। लास्ट क्वेश्चन है इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हाउ इज द हाइपरलिंक इंसर्टेड इन अ सेल। Ctrl+H से क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस होता है। Ctrl+K से हाइपरलिंक, ये इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। Ctrl+L से हम क्या करते हैं, लेफ्ट अलाइंड करते हैं, अलाइनमेंट चेंज करते हैं। मान लीजिए पेज है, कोई टेक्स्ट बीच में है, तो अगर हम सेलेक्ट करके Ctrl+L दबाएंगे तो इधर पे वो लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाएगा। जबकि Ctrl+I से क्या होता है, इसको इटैलिक्स में किसी फॉन्ट को चेंज करने के लिए Ctrl+I का यूज़ होता है। तो ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें कंप्यूटर साइंस पूछी जाती है। और इसी तरह की वीडियोस मैं लाता रहूँगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट में लिख के मेरे को बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं थियोरेटिकल क्लासेस भी बनाऊं तो कमेंट करके बताइए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।